हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनसीईआरटी का हमारा लेक्चर सीरीज जो चल रहा है उसका आज मेरे ख्याल से 24वां लेक्चर होगा। और आज जो है कक्षा 10 का जो हमारा चौथा अध्याय है इसको हम समाप्त कर देंगे। मेरे ख्याल से 5 ही अध्याय हैं कक्षा 10 में, तो आज हम चौथे अध्याय को खत्म कर देंगे और फिर हम आखिरी चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और कक्षा 10 को भी हम उसके बाद खत्म कर पाएंगे। जैसा आपको मैंने शुरुआत से बताया है, थोड़ा स्लो पेस प्रोग्राम है ये, थोड़ा धीरे धीरे इसमें हम करा रहे हैं। कवरेज जो है उसकी गति थोड़ी धीमी रखी गई है जानबूझकर, ताकि आप एक बार जो पढ़ें वो आपके दिमाग में टिका रहे। उसको जो है आपको बार बार अन्य अनेक स्रोतों से पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। एक बार आप पढ़ लें और आपका जो काम है वो खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए अब जल्दी से शुरू करेंगे अपना लेक्चर, ताकि हम आधे घंटे में आज इसे खत्म कर दें। मेरे को 10वीं कक्षा के चौथे अध्याय पे एक और लेक्चर नहीं लेना है। ठीक है, चलिए तो लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूं कि भाई हमारा 2025, 26, 27 तीनों वर्षों का P2I बैच जो है वो शुरू हो चुका है, होने वाला है, आप जानते ही हैं। तो 2025 अब तो सबके ही शुरू हो गए। 2025 और 26 के बैचेस जो है 11 तारीख से शुरू हो रहे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और हमारा 2011 और हमारा 2027 वाला लॉन्ग टर्म बैच जो है ये 8 तारीख से शुरू हुआ है। तो भाई आप जिस भी वर्ष तैयारी करना चाहते हो, जिस भी वर्ष आप एग्जाम देना चाहते हो, उसके लिए बैच से आप अभी ही जुड़ जाइए। अगर लेट करेंगे तो आपकी तैयारी के लिए आपको समय कम मिलेगा। जुड़ना ही है तो पहले से जुड़िए, ताकि आपको पर्याप्त प्रैक्टिस मिले, पर्याप्त रिवीजन मिले, आपकी ठीक से हैंड होल्डिंग की जा सके। इनमें से जो भी बैच लेना है, एजे लाइव कोड लगाना याद रखिएगा। एजे लाइव कोड लगाएंगे तो आपको न्यूनतम दरों पर, सबसे सस्ते दामों पर यह बैच प्राप्त हो पाएगा। ठीक है, तो जो भी बैच चुनना है आज ही चुनिए, लेट करने का कोई फायदा नहीं है। जल्दी से चुनकर उनको आप अपने चयन को समाप्त कीजिए। चलिए अब आपकी पुस्तक पे चलते हैं और देखते हैं कि भाई हम कहां पर थे और कहां पर हमको जाना है। हाँ, तो हम जो है मशीनें जो होती हैं हमेशा कभी ना कभी धोखा देती हैं। हां चलिए भाई, तो यहां तक हम कर चुके थे। अब हम आते हैं विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश नीति का उदारीकरण। तो आपको पिछली क्लास में मैंने यह पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस पे थोड़ी सी और चर्चा जो है वो करनी आवश्यक है कि भाई पहले हम क्या करते थे। जैसा कि आपको मैंने पिछली क्लास में कहां तक बताया था, अगर मैं अपना 23वां लेक्चर देखूं तो पिछली क्लास में आपको मैंने संरक्षणवाद के बारे में बताया था। यह शब्द याद रखिएगा, संरक्षणवाद। संरक्षणवाद क्या होता है? जब सरकारें अपने देश के उत्पादकों का हित सोचते हुए बाहर से आने वाले सामानों पर आयात कर लगाती हैं। यह होता है सिंपल। आपने सुना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, आजकल अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो हैं, वो बार बार इसकी बात करते हैं कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे। एक दुनिया में बहुत सारे अखबारों में लिखा जा रहा है कि अगर ट्रंप एक बार दोबारा से राष्ट्रपति बन गए तो टैरिफ का जमाना फिर से वापस आ जाएगा। क्योंकि ट्रंप जब राष्ट्रपति थे तो उन्होंने यह बहुत किया था कि भाई दुनिया में बहुत सारे देशों से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ लगाए थे। भारत से भी आने वाले कुछ उत्पादों पर उन्होंने टैरिफ लगाए थे। और इससे क्या होता है कि भाई क्या करते हो आप? अपने देश के उत्पादकों को बचा कर रखना चाहते हो, उन पर दबाव कम से कम रखना चाहते हो। यह इसके प्रति आपका लक्ष्य होता है। यह आपका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा लक्ष्य होता है। ठीक है, तो भाई ये संरक्षणवाद जो है ये आपको पता है। संरक्षणवाद का ठीक उल्टा क्या होता है? उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण में आप अपने देश की सीमाओं को बेसिकली खोल देते हो, आर्थिक सीमाओं को। ऐसा नहीं कि आप सेना हटा लोगे, नहीं, उन सीमाओं की बात नहीं कर रहा हूं। आप अपने देश की आर्थिक सीमाओं को खोल देते हो। यानी कि आप कोई भी विदेशों में बना हुआ जो सामान है वो आपके देश में अगर आकर बिक रहा है तो आप उस पर कम से कम टैक्स लगाते हो। और आपके देश का सामान भी अगर कहीं बाहर जाकर बिक रहा है, आप उस पर भी कम से कम जो है टैक्स लगाते हो, उस पर कम से कम रोड़े लगाने की कोशिश करते हो, कम से कम आप उस पर जो है व्यवधान डालने का प्रयास करते हो। यह बात क्लियर हुई? अब एक बार सोच के बताइए, लॉजिकली बताइए। चलिए विदेशों से जो सामान आ रहा है उस पर तो हम टैक्स लगाएंगे ताकि हमारा उत्पादक जो है वो ठीक रहे। हमारे देश से जो सामान बाहर जा रहा है उस पर टैक्स क्यों लगाएंगे यार? निर्यात तो हर देश करना चाहता है, हम भी करना चाहेंगे। हमारे यहां कुछ उत्पादन हो रहा है वो दुनिया में बाहर जाए तो हम तो चाहेंगे। तो अपने निर्यात पे कोई देश टैक्स क्यों लगाएगा? क्या लगता है?
भाई कई बार यह आपको भारत में देखने को मिलेगा कृषि उत्पादों में। कई बार क्या होता है, आपके देश के आंतरिक बाजार में किसी वस्तु की कमी हो जाती है। जैसे अक्सर हमने देखा पिछले दिनों बासमती चावल को लेकर हुआ, या प्याज को लेकर हर साल 1-2 बार होता है। नोटिस किया है कि नहीं किया है, प्याज के दाम हर साल 2-3 बार एकदम 100 रुपए 150 रुपए पहुंच जाते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, लेकिन 2-3 बार तो साल में होता ही है कि प्याज जो है वो 100 रुपए क्रॉस कर जाता है। ये हम अब तो देखते आ रहे हो, आप लोग भी यार समझ में आ गया होगा। आप में से कुछ जिनको सब्जियों के दाम पता नहीं है, आधी इकोनॉमिक्स सब्जियों के दामों से समझ में आ जाती है, तो इसको समझिए, है ना, घर परिवार के कामों में रुचि लीजिए, आपको थोड़ी इकोनॉमिक्स बेहतर समझ में आएगी। तो कई बार सरकार क्या करती है, जब प्याज मान लीजिए बहुत महंगा हो गया, अब भारत में जैसे महाराष्ट्र से बहुत सारा प्याज निर्यात होता है, तो सरकार क्या करती है, प्याज के निर्यात पे टैक्स लगा देती है कि अगर आप प्याज का निर्यात करोगे तो आपको इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा, बहुत टैक्स लगा देती है, ताकि जो निर्यातक है वो डिस्करेज हो और देश के अंदर ही अपने प्याज बेचे। देश के अंदर प्याज बेचेगा तो प्याज सस्ती हो जाएगी, बस सीधी, प्याज के दाम जो है वो नियंत्रित हो जाएंगे। तो ये एक कारण होता है, कई बार लोगों को अकर नहीं करता। तो खैर, उदारीकरण में क्या होता है, सरकारें जो हैं अपने जो आर्थिक प्रतिबंध होते हैं, जिस प्रकार के भी सरकार जो है आर्थिक व्यवधान को हटाती है। उदारीकरण का मतलब यह है कि सरकार आर्थिक व्यवधानों को हटाती है, ठीक है, यह उदारीकरण कहलाता है। तो एक बार आपकी पुस्तक में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, किताब में क्या लिखा हुआ है, उसके आधार पर आगे चलेंगे। हां जी, तो ये चीनी खिलौने वाला तो पता ही है। तो आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। तो ये आर्थिक जो प्रतिबंध होते हैं, आर्थिक व्यवधान जो होते हैं, इनको आपकी पुस्तक कह रही है व्यापार अवरोधक। ये शब्द याद रख लीजिए, व्यापार अवरोधक जो हैं ये आपके कहलाते हैं कि सरकारें विदेशी व्यापार को रोकने के लिए, चाहे वो आयात पे कर हो, चाहे वो निर्यात पे कर हो, या फिर सरकारें कई बार प्रतिबंध भी लगा देते हैं कि ये चीज नहीं आने देंगे देश में, ये चीज देश के बाहर नहीं जाने देंगे। तो इस तरह की नीतियां जो होती हैं ये कहलाती हैं व्यापार अवरोधक, ठीक है, ये आपकी कहलाती हैं व्यापार अवरोधक। तो सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती नियमित करने के लिए, या कितनी मात्रा में, कई बार सरकारें मात्रात्मक प्रतिबंध भी लगाती हैं कि भाई हम जो है ये मंगाएंगे, लेकिन ये जो चीज है ये हम खाली इतने ही टन मंगाएंगे, इतना ही मंगाएंगे। तो इस प्रकार की चीजें भी कई बार सरकारें करती हैं, ठीक है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। भाई आजाद जब हम हुए तो हमारे यहां एक स्वदेशी की मानसिकता थी, हम जानते हैं। अब देखिए इस बात को भी समझिए कि आज की तारीख में शायद हम कह सकते हैं कि विदेशी व्यापार बहुत अच्छी चीज थी, है ना। आज की तारीख में कई बार हम ये भी कहते हैं कि सरकारों की उस समय की जो नीतियां थी वो आर्थिक तौर पे बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन इतिहास को पढ़ते हुए और इतिहास को जज करते हुए हमको हमेशा थोड़ा सा दयालु होना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इतिहास में कुछ चीजें होती हैं जो सही नहीं होती, जो मतलब उस समय सही लगती हैं, बाद में गलत सिद्ध हो जाती हैं। तो यह बात सही है, जब हम आजाद हुए तो हमारे देश में ऐसा एक विचार था। उसका एक बड़ा कारण कॉलोनियल लेगेसी भी था कि यार हमारे देश में एक कंपनी व्यापार करने आई थी, उसने हम पे कब्जा कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी, व्यापार ही तो करने आई थी, और हमारे देश की शासक बन गई थी। तो वो जो एक डर था विदेशी कंपनियों का वो हम में कायम था। तो हमको लगता था कि विदेशी कंपनियों को हम अपने देश में नहीं आने देंगे, हम उनके साथ व्यापार ही नहीं करेंगे। तो देश के अंदर की जो चीजें हैं वो देश में ही बिकेंगी, देश को जिस भी सामान की आवश्यकता है वो देश में ही बनेगा। तो आजादी के बाद भारत में सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। उसका एक कारण, बड़ा कारण यह भी था कि हम ये चाहते थे कि हमारे देश के उद्योगपतियों का भी विकास हो। और यार आप जब नया उद्योग शुरू करते हो तो आप कंपटीशन कैसे बर्दाश्त करोगे, बात सही है कि नहीं है। देखो आपके यहां नए नए उद्योग अब बन रहे हैं, और उसी समय अगर बाहर का सामान भी आपके देश में भर जाएगा तो वो तो सस्ता होगा यार और बेहतर होगा, तो आपके देश का उद्योग धंधा तो बर्बाद हो जाएगा। तो उसको संरक्षित करना भी एक लक्ष्य था। तो इसीलिए क्या हुआ, 50 और 60 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था, और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। तो भारत ने क्या किया, अगर आप देखेंगे तो आजादी के बाद हमने विदेशी व्यापार नहीं किया। मतलब ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन नाम मात्र का किया। हमारा विदेशी व्यापार जो है वो बहुत कम था। और ये क्यों था, इसको हम कह सकते हैं स्वदेशी उद्योगों को संरक्षित करने के लिए। स्वदेशी उद्योगों का संरक्षण हम करें, हमारे देश के उद्योग जो हैं उनको हम संरक्षित रख पाएं,
उनका हम संरक्षण करें, इस योजना के साथ, इस प्लान के साथ सरकार ने विदेशी व्यापार जो है वो नहीं किया। विदेशी व्यापार को एक अच्छी चीज उस समय नहीं माना गया। ठीक है, यह बात क्लियर है। केवल अनिवार्य चीजें, जैसे भाई पेट्रोल है, अब पेट्रोल तो आपके यहां नहीं होता ना, पेट्रोल तो मंगाना ही पड़ेगा। या हेवी मशीनरी है, आपको फैक्ट्री खोलनी है, अपने यहां उद्योग धंधे लगाने हैं, तो बड़ी बड़ी मशीनें जो आपको उद्योग धंधों के लिए चाहिए वो तो आपके यहां होती नहीं, तो वो तो आपको मंगानी पड़ेंगी। या आपके फर्टिलाइजर हो गए, उर्वरक हो गए, उर्वरक तो मंगाओगे ही ना यार, उर्वरक आपके यहां हो नहीं रहे, आपको खेती के लिए चाहिए। तो ऐसी अनिवार्य चीजों को हम मंगाते थे। 1991 से क्या हुआ, भारत में हुए आर्थिक सुधार। आने वाली क्लासेस में मैं आपको भारत के आर्थिक सुधारों को विस्तार से पढ़ाऊंगा, इतना सिंपल नहीं है जितना मैं आपको यहां बता रहा हूं। 1991 से भारत सरकार की सोच में बदलाव हुआ। इसके बहुत सारे कारण हैं, अनेक कारण हैं उसके, वो कभी और चर्चा करेंगे। वैश्विक परिस्थितियां इस प्रकार की बन गई कि भारत ने क्या किया, 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। उदारीकरण की नीति जो है यह भारत सरकार ने अपनाई, और धीरे धीरे जितने भी ये व्यापार अवरोधक भारत सरकार ने अपनाए हुए थे, भारत सरकार जिनका प्रयोग करती थी, धीरे धीरे इन सबको सरकार ने हटाना शुरू कर दिया। एक एक करके इन अवरोधकों को हम हटाते चले गए और अपने देश को हम, ये जो है अपने देश में हम लोगों को लाते चले गए। उसका एक कारण यह भी था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यह सिद्ध हो चुका था कि अब अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो इस तरह से विदेशी व्यापार को रोक कर आगे नहीं बढ़ती हैं, अच्छा नहीं करती हैं। यह बात सिद्ध हो चुकी थी। इसके अलावा यह भी महसूस किया गया कि यार प्रतिस्पर्धा जो होती है वो वास्तव में आपके इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड को भी तो सुधारेगी। भाई आप कब तक बचा के रखोगे? ये तो वही बात है ना कि भाई मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को चोट ना लगे तो मैं उसे बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलने ही ना दूं यार। लेकिन प्रतिस्पर्धा भी जरूरी है ना, इस बात को आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर हमारा उद्योग है, हम उसको नर्चर कर रहे हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, अगर बाहर का उद्योग जब तक आकर उसको प्रतिस्पर्धा नहीं देगा तो हमारे उद्योग को अपनी क्वालिटी सुधारने का मौका कैसे मिलेगा? बात सही है कि नहीं है? और इसके अलावा उल्टा भी तो हो सकता है, हमारा उद्योग भी तो बाहर जाके अपने झंडे गाड़ के आ सकता है, जैसा आईटी इंडस्ट्री में हुआ। आप देखिए यार कि आईटी इंडस्ट्री में भारत की कंपनियां वैश्विक कंपनियां हैं। आपकी इन्फोसिस हो गई, आपकी टाटा की कई सारी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां वैश्विक कंपनियां हैं यार। भारत की कंपनी है लेकिन दुनिया भर में काम कर रही हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीज जो है ये यहां पर किया गया, ये भारत ने यहां पर किया। इन अवरोधकों को भारत ने हटा दिया और जो है इसी प्रक्रिया को हम उदारीकरण कहते हैं। यह क्लियर हो गया? तो यह उदारीकरण की नीति क्या है? बेसिकली सरकार ने व्यापार अवरोधक जो थे ये हटाए, इसी को हम उदारीकरण कहते हैं। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी सीधी बात, कोई डाउट की चीज यहां पर होनी नहीं चाहिए अभी तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, एक संगठन होता है जिसको कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। आप जब यूपीएससी का प्रॉपर कोर्स लोगे, आप जब ये P2I बैच वगैरह में कभी पढ़ोगे हमारे साथ, तो आपको मैं बहुत विस्तार से विश्व व्यापार संगठन पढ़ाता हूं। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है? ये एक वैश्विक संगठन है और एक लाइन में कहें तो इसका एक सपना है कि दुनिया के सभी देश एक दूसरे के साथ खूब व्यापार करें। यह क्या करता है? वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देता है। एक संगठन के तौर पर यह क्या करता है? वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने का काम करता है। ठीक है, तो यह क्या करता है? देशों से कहता है कि भैया टैरिफ कम करो, जो भी आपने व्यापार अवरोधक लगाए हैं उनको न्यूनतम करते रहो, अगर संभव हो तो शून्य कर दो। कि आप ये कर दो कि भाई बाजार खुला है, जो कंडीशन हमारे देश के उद्योगों के लिए है वही विदेशों के उद्योगों के लिए भी है, कोई फर्क नहीं है किसी भी तरह का। जिसको जो धंधा करना है हमारे देश में आकर करे, अगर संभव है तो आप ऐसा करो। तो ये जो है ये बात WTO कहना चाहता है। WTO इस प्रकार की नीतियों को प्रोपेगेट करता है। आइए देखते हैं, देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। तो यह क्या करता है? वैश्विक मुक्त व्यापार, मुक्त शब्द मैं रखना भूल गया यहां पर। मुक्त व्यापार मतलब टैरिफ वैरिफ का कोई चक्कर ही नहीं है। आप भाई कहीं भी चीज बनाओ, कहीं भी बेचो, तो आप जो है ये एक मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का काम जो है ये WTO करता है। ये इसकी नीति है, ये इसका लक्ष्य है
और देशों को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े नियम बनाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई देश अपने उद्योगपतियों को ज्यादा फेवर कर रहा है दूसरे देशों की तुलना में, तो वो डब्ल्यूटीओ के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। अगर आप डब्ल्यूटीओ के सदस्य हो तो आपको डब्ल्यूटीओ के नियमों का पालन करना होता है। अब इसमें क्या है, डब्ल्यूटीओ आपको कुछ कुछ छूट देता है कि चलो इतने प्रतिशत तक आप फेवर कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि बाहर से आने वाले सामान पे 200% टैक्स लगा दिया, अपने देश वालों के लिए टैक्स 0 कर दिया। ये नहीं कर सकते। बात सही है। थोड़ा थोड़ा अनुमति देता है कि भाई चलो आप 5% का फर्क रख लो, इतना अनुमति वो देता है। कुछ कुछ प्रकार के ऐसे नियम है डब्ल्यूटीओ के, तो डब्ल्यूटीओ के नियमों का आपको पालन करना पड़ता है। अब डब्ल्यूटीओ कहता तो यह है कि हम चाहते हैं कि सभी देश एक जैसा ट्रीटमेंट करें, लेकिन यहां जैसे आपकी किताब में लिखा हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, लेकिन व्यवहार में यह देखा गया है कि विकसित देशों ने अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है और जो है विकासशील देशों पर व्यापार अवरोधकों को हटाने की वो मांग करते रहते हैं। तो डब्ल्यूटीओ पर एक आरोप जो लगता है वो हमेशा लगता है पक्षपात का आरोप। डब्ल्यूटीओ पर क्या आरोप लगता है? पक्षपात का आरोप लगता है। यह कहा जाता है कि यह क्या है, विकसित देशों के कहने पर ही काम करता है। विकसित देशों का पक्षधर इसको माना जाता है कि विकसित देश जो है वो अपने देश के कर्मचारियों को, अपने देश के उद्योग धंधों को तमाम सुविधाएं दे देते हैं, लेकिन विकासशील देश से कहते हैं आप नहीं दे सकते। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है कृषि। कृषि के क्षेत्र में क्या होता है भाई, भारत जो है बहुत सालों से कृषि के क्षेत्र को लेकर डब्ल्यूटीओ में युद्ध लड़ रहा है। डब्ल्यूटीओ की बहसों में भारत जो है विकसित देशों की बात नहीं मानता। बहुत वर्षों से कृषि को लेकर एक विवाद चल रहा है। तो विकसित देश क्या करते हैं, अपने, कैसे लिख रहा हूं ये मैं, हां जी, हाँ, तो विकसित देश जो है वो क्या करते हैं, अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं। विकसित देश क्या करेंगे, अपने किसानों को तमाम तरह की सब्सिडी देंगे। ठीक है। अब देखिए सब्सिडी से होता क्या है, इस बात को समझते हैं। सब्सिडी भी जो होती है वो एक तरह से व्यापार को प्रभावित करती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं एक किसान भारत का है और एक किसान यूएस का है। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दोनों किसान जो हैं वो गेहूं उगा रहे हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, भारत के किसान का गेहूं उगाने की लागत जो है वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, कि 1 किलो गेहूं जब भारत का किसान उगाता है उसमें उसके 20 रुपए खर्च हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। यही अमेरिका वाले किसान के साथ भी है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम इसके भी खर्च हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका की सरकार क्या करती है, अपने किसान की खाद फ्री कर देती है, पानी फ्री कर देती है, उसको तमाम तरह की सुविधाएं, उसको कीटनाशक फ्री में दे देती है, सब कुछ फ्री में दे देती है। बात सही है, ऐसा कर सकती है सरकार। अपने किसान को दुनिया भर की सब्सिडी दे रही है। अब अगर ये सब्सिडी दी जाएगी तो इस किसान की लागत कम हो गई कि नहीं हो गई? जो पहले 20 रुपए प्रति किलोग्राम थी, मान लीजिए वो घट के 10 रुपए प्रति किलोग्राम पे आ गई। भाई जब सब कुछ फ्री में ही मिल जाएगा तो लागत कम हो जाएगी कि नहीं? तो अब इस किसान को जब 10 रुपए प्रति किलो पर इसकी उपज हो रही है तो ऑब्वियसली ये 15 रुपए पे बेच सकता है कि नहीं बेच सकता? वहीं भारत का किसान 20 रुपए प्रति किलो पर तो उगा रहा है, वो कैसे 15 पे बेच लेगा? तो विकासशील देशों की यही शिकायत है कृषि को लेकर कि आप अपने किसानों को दुनिया भर की आप सब्सिडियां देते हैं और उसके कारण आपकी कृषि उपज सस्ती हो जाती है, आप उसको सस्ते में बेचते हैं और हमसे मना करते हैं कि व्यापार को डिस्टॉर्ट करने वाला, व्यापार को प्रभावित करने वाला कोई भी कदम हम ना उठाएं। इसका क्या मतलब हुआ यार? इसका तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। तो यह बात जो है, ये निरंतर भारत जो है वो किसानों से, माफ कीजिएगा, अमेरिका से कहता आया है या फिर डब्ल्यूटीओ से कहता आया है। और जनरली यह देखा गया है कि डब्ल्यूटीओ विकसित देशों का पक्षधर है। तो विवाद चलते रहते हैं, डब्ल्यूटीओ की बैठक होती है, उसमें इन सारी चीजों पर विवाद होता है, चर्चा होती है, सहमति आमतौर पर बन नहीं पाती। ठीक है, आगे आपकी किताबों में भी हम डब्ल्यूटीओ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक न्याय संगत व्यवहार का एक जो है एक दूसरा पक्ष है कि भाई न्याय संगत कहता है डब्ल्यूटीओ, हम न्याय संगत होना चाहते हैं, लेकिन न्याय संगतता उसके आचरण में हमको दिखाई कम पड़ती है। ठीक है, चलिए जी, भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ है अगर हम अपने जीवन पे देखें। जैसा मैं आपको शुरुआत में बताया था इस लेक्चर के, इस चैप्टर के, कि पहले भाई एक ही तरह की गाड़ी दिखती थी,
अब आपको तमाम तरह की गाड़ियां सड़कों पर दिखती हैं। आपको जो है कंज्यूमर का तो फायदा हुआ है कि उपभोक्ता जो है, आज मैं सामान खरीदने जाता हूं तो बाजार भरे पड़े हैं दुनिया भर के उत्पादों से और मैं उनमें से चूज कर सकता हूं। जिस उत्पादों में अब ज्यादा उत्पाद है तो कंपटीशन भी ज्यादा होगा, कंपटीशन ज्यादा होगा तो गुणवत्ता बेहतर होगी और दाम घटेंगे। दोनों चीजें होंगी कि नहीं होंगी? तो अगर मैं भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव पर आऊं, अगर मैं वैश्वीकरण के प्रभाव पर आऊं तो उपभोक्ता का तो फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? भाई ये बात सही है कि उपभोक्ता का तो फायदा हुआ है, निश्चित तौर पर उपभोक्ता का को तो लाभ हुआ है, क्योंकि आपके पास क्या हो गया है, गुणवत्ता सुधरी है, आपके पास चॉइस बढ़ गई है बहुत तरह की, गुणवत्ता सुधरी है, दाम घटे हैं चीजों के। ठीक है, ये बात सही है। और आपके पास जो है चयन, जो है ऑप्शन, विकल्प जो है, विकल्प आपके पास बहुत सारे हो गए हैं। आपको कोई चीज पसंद नहीं आई, अब यार आपके पास अगर मतलब सैकड़ों मॉडल हैं गाड़ी के, तो आप बंधे हुए नहीं हो ना। आपको नहीं पसंद आया दूसरी ले लोगे, किसी और कंपनी की लोगे। बात सही है कि नहीं है भाई? जैसे आप कोर्सेज का ही देख लो ना आप, यार हम आपको अपना कोर्स बताते हैं, आपको हम नहीं अच्छे लगते तो आप किसी और का लोगे। भाई अगर मान लो केवल हम ही पढ़ा रहे होते यूपीएससी के लिए पूरे देश में, अगर पूरे देश में यूपीएससी की तैयारी के लिए केवल एक स्टडी आईक्यू ही पढ़ा रहा होता, तब तो आपके पास चॉइस क्या है? आपको लेना है तो हमसे लेना पड़ेगा, वरना मत लो किसी का भी। अब क्या है, आपके पास एक उपभोक्ता के तौर पे चॉइस है, आप हमारा भी ले सकते हैं, संस्थान ABCDEF किसी का भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, हर कंपनी कोशिश करती है कि अपने कोर्स बेहतर बनाए जाए ताकि कस्टमर जो है वो छोड़ के हमारा चूज करे। हर कंपनी कोशिश करती है कि हमारा जो कोर्स है वो ज्यादा महंगा भी ना हो। तो इससे आपका लाभ है कि नहीं है? उपभोक्ता का लाभ है यार, निश्चित बात है। तो इससे क्या है, एक उपभोक्ता को तो निश्चित तौर पर लाभ हुआ है, यह बात क्लियर है। लेकिन आपकी किताब यह तर्क लेके आती है, जो कि बिल्कुल सही तर्क है, कि क्या हर क्षेत्र के उपभोक्ता को लाभ हुआ है? आमतौर पे यह लाभ जो है यह शहरी क्षेत्र के धनी उपभोक्ता को हुआ है। इसमें क्या है, शहरी और धनी उपभोक्ता जो है उसको ज्यादा लाभ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर यहां पर देखें तो आपकी पुस्तक और क्या कहती है, 20 वर्षों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बहुत निवेश किया है शहरी इलाकों में। ये सब चीजें आप जो है आप आमतौर पे दिखाई देगी, लेकिन आमतौर पे आप ये देखेंगे कि ये काम भी, इन सब चीजों का उपभोग भी शहरी उपभोक्ता ज्यादा करता है। हां, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि यार भारत में अब जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ा है, निवेश बढ़ने से क्या हुआ, रोजगार बढ़े हैं। भाई कोका कोला अगर भारत में प्लांट लगाता है तो उसमें काम करने के लिए मजदूर अमेरिका से थोड़ा ना लेके आता है, लोग तो यहीं के लेगा ना भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ने के साथ साथ अब कोका कोला मान लीजिए यहां प्लांट लगाएगा तो बहुत सारी चीजें यहां के उद्योगों से भी खरीदेगा। भाई मान लो उसको कुछ केमिकल चाहिए, उसको बॉटल बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रक चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, उसको कहां से लेगा? भारत से ही लेगा। तो इससे जुड़े हुए उद्योगों का भी, मतलब अन्य उद्योगों का भी विकास होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? कि जो बाकी उद्योग धंधे हैं उनका भी विकास आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि भाई कोई भी उद्योग अकेले थोड़ा ना काम करता है, वो तो बहुत सारे उद्योगों के साथ मिलकर काम करता है। ये बात तो क्लियर है। तो अगर कोका कोला भारत में कोई प्लांट लगाता है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें वो भारतीय कंपनियों से भी लेता है। तो भारत के उद्योग धंधे जो हैं उनका भी विकास आपको यहां पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो ये समृद्धि आपको देखने को मिलती है। तो सरकारें जो है बहुत तरह की जो है प्रयास करती हैं कि कंपनियों को आकर्षित करें, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो सरकारें जो है इसके लिए क्या करती हैं, बहुत तरह के बताऊंगा आपको इसके लिए। तो इसके अलावा क्या है, भारत की कंपनियां भी जो हैं, भारत की कंपनियां भी बाहर गई हैं। वैश्वीकरण का क्या लाभ हुआ है, भारत की भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बनी हैं। ये जो आपको मैं पहले बता चुका कि भारत की भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय हैं। ठीक है, यह बात क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, निश्चित तौर पे भारत की कंपनी अगर दुनिया भर में अपना उत्पाद बना के बेचेगी तो अच्छी बात है यार, बिल्कुल सही बात है, अच्छी चीज है, होना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे लिए बहुत लाभदायक चीज है, बहुत अच्छी चीज है ये कि भारत की कंपनी है दुनिया भर में अपना उत्पाद बनाकर बेच रही है। ठीक है भाई, चलिए अब इसमें एक चीज ये देखते हैं कि विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार क्या कर रही है। भाई सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश आए, तो विदेशी निवेश के लिए सरकार क्या करती है,
कई बार कंपनियों को कई तरह की सुविधाएं देती है, जैसे टैक्स में छूट सरकार दे देती है। सरकार कहती है कि आप आइए, हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे, आप हमारे देश में निवेश कीजिए। कई बार सरकार क्या करती है, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाती है। ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक जोन जिसे कहा जाता है, कि इस जोन में आपको बढ़िया सड़क मिलेगी, बढ़िया बिजली पानी की सुविधा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, तो आप यहां आके अपना उद्योग धंधा लगाइए और हम आपको एनकरेज करेंगे। कई बार सरकार श्रम कानूनों में भी ढील दे देती है। सरकार कहती है, भाई श्रम कानून क्या कहते हैं कि आप जो है किसी भी एम्प्लॉय को आसानी से नौकरी से निकाल नहीं सकते। कई बार सरकार इन श्रम कानूनों में भी ढील दे देती है कि चलिए आपके लिए हम ढील दे रहे हैं, क्योंकि यार कंपनियों को इस तरह की चीजों से डर लगता है कि यार हम आए, कल को हमें किसी एम्प्लॉय को निकालना हो तो कानूनी दांवपेच में ना फंस जाए। तो कई बार सरकार इस तरह की छूट भी दे देती है, जिसकी आलोचना भी की जाती है। इन सारी चीजों की अक्सर आलोचना भी की जाती है कि कई बार इस तरह की चीजों से क्या होता है, इस तरह की चीजों से लोगों का शोषण किया जाता है। कई बार इस तरह की चीजों से लोगों का शोषण भी होता है। इस प्रकार का आरोप भी हमेशा लगता रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हां जी, ये तो आपको पता है। देखो प्रतियोगिता है, यहां पे केस स्टडी दी है कि एक आदमी था, वो इंडिया में टीवी के कुछ पुर्जे बनाता था, लेकिन जब से विदेशी व्यापार की अनुमति मिल गई तब से उससे सस्ते पुर्जे मिलने लगे, जिसके कारण उसका व्यापार जो है वो प्रभावित हो गया। तो ये तो मेरे ख्याल से मुझे आपको बताने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, ये बात तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। इसके अलावा मजदूर जो है भाई, प्रतिस्पर्धा के कारण मजदूरों को भी नौकरी से निकाला जाता है कई बार, और मजदूरों की जो एक भाई आप देखते हैं, ये श्रम अधिकारों का उल्लंघन होता है। मजदूरों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, कई बार उनको कम अवसर मिलते हैं, कम वेतन मिलता है, सरकारें भी उनके ऊपर से सुरक्षा कवच को हटा लेती हैं, जिसके कारण उनको समस्या देखने को मिलती है। तो एक चीज जिसके बारे में आजकल बहुत बात की जा रही है वो है न्याय संगत वैश्वीकरण। ये क्या है? वैश्वीकरण कीजिए। देखिए, एक अर्थशास्त्र का टीचर होने के नाते और आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आप लोग वैश्वीकरण का विरोध मत कीजिए। ये मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, आपका व्यक्तिगत विचार जो भी हो, इस एग्जाम में वैश्वीकरण का विरोध मत कीजिए। हां, मतलब शिक्षित, लेकिन वैश्वीकरण का लाभ जो है वो शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने उसका बेहतर प्रयोग किया है, बाकी लोगों को हिस्सा नहीं मिला है वैश्वीकरण के लाभ में। तो इसको न्याय संगत कैसे बनाया जाए, इसके लिए सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। सरकार को यह प्रयास करना चाहिए कि वैश्वीकरण का लाभ जो है, न्याय संगत वैश्वीकरण क्या है, अगर मैं यहां पर लिखूं ऐसे, तो भाई न्याय संगत वैश्वीकरण क्या है? न्याय संगत वैश्वीकरण क्या है? जहां पर लाभ जो है वो केवल धनी को ना मिले, और उससे भी बड़ी बात कि नुकसान जो है वो ना हो, मतलब गरीबों का नुकसान ना हो। दोनों चीजें जरूरी हैं कि एक तो धनी केवल लाभ सबको मिले, और भाई ये भी समझो ना कि हम अक्सर कहते हैं कि भारत में लेबर सस्ता है, श्रम सस्ता है, पर वो श्रम सस्ता होने का कारण कहीं ये तो नहीं है कि हम अपने गरीबों को गरीब रख रहे हैं, उनको हम पर्याप्त मात्रा में वेतन दे ही नहीं रहे। हमने नीतियां ही ऐसी बना रखी हैं कि गरीब लोगों जो हैं उनको हम बहुत ही सस्ते दाम पर उनसे मजदूरी करा रहे हैं, उनको उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। मतलब आपका जो है विदेशी व्यापार को बढ़ाने का बिजनेस मॉडल जो है वो अत्याचार नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आपका बिजनेस मॉडल यह नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, आप अन्य लोगों के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। यह कहलाता है न्याय संगत वैश्वीकरण। तो दुनिया भर में इसकी मांग जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित क्रियान्वयन हो और श्रमिकों को अधिकार मिले, या छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद दी जाती है जब तक वो सक्षम ना बन जाए। जरूरी हो तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का भी प्रयोग कर सकती है, न्याय संगत नियमों के लिए WTO पर दबाव डाल सकती है। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें जो है वो की जा रही हैं। तो भाई क्या क्या चीजें आपको मैंने बताई? एक तो सरकार नीतियां बना सकती है। सरकार नीतियों में क्या क्या बना सकती है? एक तो श्रम सुधार। श्रम सुधार जो है वो श्रमिकों के पक्ष में किए जाएं। ठीक है, छोटे उद्योगों को भी जो है सहारा दिया जाए, कि छोटे उद्योगों को सहारा दिया जाए।
कि छोटा उद्योग है तो उसको शुरू शुरू में आप आसान शर्तों पे ऋण दीजिए, उसके उत्पाद को सरकार खरीदे, उसके उत्पाद को सरकार बेचने में उसकी मदद करे। भाई छोटा उद्योग बड़ी कंपनी के सामने कैसे टिकेगा? जब उसको मदद मिलेगी तभी तो टिकेगा, यह बात सही है। इसके अलावा अगर आवश्यक हो तो अवरोधक भी लगाए। जहां पर आपको लगता है कि यार अवरोधक की आवश्यकता है, वहां पर कभी कभी अवरोधक भी लगाए। और इसके अलावा WTO के जरिए भी WTO पर दबाव डाले कि यार वो व्यापार को केवल मुक्त ना करे, व्यापार को न्याय संगत भी करने की तरफ कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ तरीके हैं जो आपकी पुस्तक रेकमेंड करती है, जिसके जरिए हम इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को न्याय संगत बना सकते हैं। ठीक है भाई, चलो तो इसी के साथ हमने अपना इस 24वें लेक्चर में हमने कक्षा 10 का हमारा अध्याय नंबर 4 जो है उसको फाइनली खत्म कर दिया है। और अब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कोई इसमें डाउट हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, इसके नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको निश्चित तौर पर उन डाउट्स को क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता देता हूं कि 2025, 26 और 27 तीनों के लिए हमारे P2I बैचेस जो हैं वो आ रहे हैं, मतलब वो आ चुके हैं। 2025 और 26 का बैच जो है ये 11 तारीख से शुरू हो रहा है और 27 वाला बैच 8 तारीख से। तो भाई आप AJ लाइव कोड लगाकर इनसे जुड़ सकते हैं। जिस भी वर्ष आपको एग्जाम देना हो उसके अनुसार आप अपने पसंद का बैच चुन लीजिए, ताकि आपकी तैयारी जो है वो सही ट्रैक पे रहे। यूपीएससी की तैयारी में देर करना जो है वो उचित कभी नहीं होता। जितनी जल्दी तैयारी शुरू करेंगे उतना बेहतर तैयारी कर पाएंगे, उतना ज्यादा समय मिलेगा रिवीजन के लिए, उतना ज्यादा समय मिलेगा प्रैक्टिस के लिए। और समय एक ऐसी चीज है जो इस परीक्षा में हमेशा कम ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं आग्रह यह करता हूं कि अपने डिसीजन को बहुत देर तक टाले नहीं, जल्दी से जल्दी जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार देने की शुरुआत कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।